लास्ट हमारा सेगमेंट बचा था रिपब्लिक डे का, जो एयर फ्लाई पास्ट सारा शो होता है। इस बार जो फॉर्मेशन करी गई थी वो ऑपरेशन सिंदूर की थी, ठीक है, और इसे बोलते हैं एयरफोर्स फ्लाई पास्ट। मतलब एरियल डिस्प्ले करे जाते हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करा जाता है। अभी तक आपने हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले देखा था। जब एरियल शो शुरू होता है तो यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर्स आते हैं, पर वही हेलीकॉप्टर्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके। MI याद है ना, MI7 वो याद है आपको। नंबर 2 पे ALH ध्रुवा, देन अपाची एट्स, तो वही थे हेलीकॉप्टर। तो 3 कैटेगरीज यूज हुई थी। तो आज हेलीकॉप्टर्स नहीं हम देखेंगे क्योंकि कल डिटेल में करे थे। आज मेन फोकस रहेगा एयरक्राफ्ट्स को लेके। अब देखो एयरक्राफ्ट्स के केस में ना बार बार कुछ जनरेशंस लिखी होती हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 4.5 है, देन फिफ्थ है, आफ्टर दैट 6th जनरेशन है। जो 6th जनरेशन है इसके कॉन्टेक्स्ट में आपने सिर्फ चाइना का नाम सुना था, अगर आप बहुत पहले से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, अनमैन्ड कैटेगरी आ जाएगी एयरक्राफ्ट्स की, जहां पे कोई पायलट भी नहीं बैठेगा, रोबोट्स होंगे, ठीक है। फिर आते हैं फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ इंडिया के पास अभी है नहीं, हम जहां तक पहुंचे हैं वो है 4.5 जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या चीजें मिलेंगी, स्टेल्थ। स्टेल्थ मतलब अगर आप रेडार में आ चुके हो दुश्मन के तो आप गायब हो सकते हो 1 मिनट, मतलब कैच ही नहीं होंगे आप। तो स्टेल्थ वगैरह के जो फीचर्स हैं वो कौन सी वाली कैटेगरी में आपको मिलेंगे, 5। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज करा स्टेल्थ, और साथ में बोला रेडार। पर जो 4.5 है यहाँ पे भी रेडार्स का यूज करा जाता है। जो रेडार्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा जाता है और ज्यादा। बाकी इंजन जैसे जैसे आप आगे की तरफ को आओगे, स्क्रैमजेट इंजन पे ज्यादा फोकस होएगा। शुरू में आपको रैमजेट मिलेंगे, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट आप देखोगे जो थोड़ा पुराना है उसमें जेट इंजन का यूज करा है। आफ्टर दैट स्पीड जैसे जैसे बढ़ती गई तो आप रैमजेट देखोगे 1 to 3 मैक नंबर तक। उसके बाद जो 3 के बियॉन्ड जितने भी मैक नंबर्स आएंगे वहां पे स्क्रैमजेट इंजन आएंगे। फंक्शन में यही डिफरेंस आएगा। अगेन जो आपके इंजन रहते हैं, एयर को कंप्रेस किया जाता है। जैसे 100% यहाँ पे आपके पास एयर थी, सारी एक बारी में ही यूज नहीं करोगे। जैसे जैसे हाइट पे जाते हो प्रेशर ड्रॉप करता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। जैसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस आपको पता है ना, तो ऊपर जाते जाते क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, वैसे याद रखो। अब जब भी आग लगानी होती है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जैसे आप हवा में गए तो आपने एक ही बारी सारी हवा यूज नहीं करवाई, आपने क्या किया, इंजन में एक फैसिलिटी रख दी कंप्रेसर की। तो सबसे पहले लगा होता है कंप्रेसर, इस तरह से होता है ताकि बड़ी सारी हवा कंज्यूम हो सके। पर आगे आप देख रहे हो नोजल सी बनती जा रही है, मतलब आप उस एरिया को कम करते जा रहे हो ताकि थोड़ी थोड़ी हवा आगे जाए। फिर यहाँ पे विंग्स वाला पार्ट होएगा, यहाँ से क्या आएगा, फ्यूल, और फ्यूल की बर्निंग यहाँ से कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। और बैक साइड में दोबारा से ब्रॉडनेस आपको दिखेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाएगा एग्जॉस्ट जो आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, जो एयरक्राफ्ट होता है। बस यही नोजल होती है, जब ज्यादा कंप्रेस करते चलोगे सुपरसोनिक स्क्रैमजेट वाली कैटेगरी बनती चलेगी। जेट इंजन सिंपल हुआ करते थे, वहां पे आप मल्टीपल नोजल्स का यूज किया करते थे, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चलेगी, आगे को स्पीड बढ़ती चलेगी, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी एडअप करते चलते हैं। अब तो ये आ गई 4.5, 5, 6 इस कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। 4th जनरेशन के भी मिलेंगे, थर्ड के भी। फर्स्ट नहीं अब आप सुनते, पुरानी होगी कैटेगरी। यहाँ पे सब सोनिक जो आपकी मैक नंबर होते थे, यानी कि किससे नीचे, 1 से नीचे 4 कैटेगरीज पड़ी थी ना, सबसोनिक था, ट्रांसोनिक था, सुपरसोनिक था और हाइपरसोनिक था, ठीक है। इसको फाइनलाइज कर लो आज, इसके बाद आप भूलने नहीं चाहिए। ये जो कैटेगरीज आती हैं ये कहां से आती हैं, मैक नंबर से। मैक नंबर कैसे निकाला जाता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अगर ये वैल्यू आती है 1 से कम तो सबसोनिक, अगर आती है पूरी की पूरी 1 ट्रांसोनिक, अगर आती है 1 से 5 सुपरसोनिक, और अगर 5 के बियॉन्ड हाइपरसोनिक। मतलब जब आपके 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट आएंगे तो उसमें आपको हाइपरसोनिक वाली कैटेगरी ज्यादा देखने को मिलेगी, 5 के बियॉन्ड मैक नंबर जहां पे होगा। और ये वाला 1 से 5 यहाँ पे मैंने बता दिया, दोनों ही इंजन यूज होते हैं। 1 से 3 तक आप देखोगे रैमजेट वाले, उसके बियॉन्ड कौन से यूज करना शुरू करोगे, स्क्रैमजेट। मतलब आपकी जो 6th जनरेशन आएगी वहां पे ज्यादा एडवांस लेवल के इंजन आपको देखने को मिलेंगे, स्क्रैमजेट के ही एडवांस वर्जन होंगे। अब जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होगा, गुड मॉर्निंग, जहां पे जनरेशन लिखी होगी वो तो आपने ध्यान में रखने ही रखने हैं। जैसे लास्ट ईयर डॉर्नियर को भी शो करा था, पर इस बार नहीं था तो हम नहीं देखेंगे उसको, पेपर में पूछ लिया था डॉर्नियर के बारे में भी। तो एक तो आपको जनरेशन देखनी है, नंबर 2 आज मैक नंबर देखना है। जनरेशन से आपको पता लग जाएगा उसके अंदर टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस वो होगा। और भी अभी ठीक है,
तो फर्स्ट चलते हैं ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन जो इस बार करी गई थी। तो हेलीकॉप्टर्स और जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, दोनों को ही शो करा जाता है। आपने एक तो मैक नंबर ध्यान में रखना है, जनरेशन ध्यान में रखनी है, इंडिजीनस है वो ध्यान में रखना है कि किसी फॉरेन कंट्री से परचेजिंग करी थी या सिर्फ इक्विपमेंट्स की परचेजिंग करी थी, वो कंट्रीज को भी आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल राफेल में आपसे पूछूं, फ्रांस, सीधे आप पहुंच गए फ्रांस, डिसॉल्ट जो एविएशन कंपनी है उनकी, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी थी राफेल की। तो इस तरह से वन बाय वन सारे के सारे फाइटर जेट्स देखते हैं। शोकेस में कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट थे, तो राफेल था, सुकोई 30 मार्क 1, मिग 29, जैगवार स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, और सभी ने किया शो करी डिफरेंट फॉर्मेशन। त्रिशूल होती है, स्पेयर हेड फॉर्मेशन होती है, वो देखा नहीं होगा आपने, ऐसे ट्राइंगल सा बना होता है प्रॉपर, एक आगे चल रहा होता है बड़े वाला एयरक्राफ्ट जैसे C295, साइड में उसके राफेल चल रहे होते हैं, तो डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं। आपके मतलब कमीशन वाले पेपर में नहीं फॉर्मेशन पूछी जाती, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ज्यादा डिटेलिंग पूछी जाती है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में दो कैटेगरीज आ जाएंगी, जैसे C-130 हर्क्यूल्स और C-295, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि रिफ्यूलिंग कितनी बार हो जाते हैं, हवा में कितनी देर तक ये रह सकते हैं, एंड्योरेंस कितनी है इनकी, तो वो सारी चीजें आपको वन बाय याद रखनी है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यही मतलब होता है, फ्यूल भी कैरी कर सकते हैं, एमिनेशन कैरी कर सकते हैं, ट्रूप्स को कैरी कर सकते हैं, और डिफरेंट टेरेंट्स में ये यूज हो सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। और दूसरी तरफ मैरीटाइम पेट्रोल, मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जो नेवी वाले यूज करते हैं, जैसे पोसाइडन 8 आए, तो ये वरुणा फॉर्मेशन इन्होंने बनाई थी। वरुणा, अगेन वरुण मतलब वाटर के साथ एसोसिएटेड, तो इस तरह से याद रख लेना। बाकी हेलीकॉप्टर्स आप देख चुके, MI-17 इनके बारे में आपने पढ़ लिया, देन ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ये आपने देख लिए, अपाची वो भी आपने देख लिए। तो आज हेलीकॉप्टर्स नहीं करेंगे, मेन फोकस एयरक्राफ्ट के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले आता है राफेल फाइटर जेट। ये है डसॉल्ट राफेल, 4.5 जनरेशन का है। अब मैंने शुरू में ही आपको जनरेशन बता दी, अब बस आपको नोट डाउन करना है कि कौन सी जनरेशन का आएगा। ये 4.5 जनरेशन का है और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज हैं इसकी, फाइटर एयरक्राफ्ट है हमारे पास, और डसॉल्ट एविएशन इसे बनाया हुआ है, फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी भी इसे यूज करते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर वही है। उसके बाद 2016 में इंडिया ने भी 36 राफेल का ऑर्डर किया था, बीच में क्रैशेस भी हुए, पर अभी भी हमारी जो फोर्सेस है वो यूज कर रही हैं राफेल एयरजेट्स को। अब पावर, ये देखो वही वर्ड्स आएंगे आप, सुपर क्रूजिंग इसमें एनेबल होती है। सुपर क्रूजिंग, अब यहाँ पे क्रूज मिसाइल से नहीं है क्योंकि हम एयरक्राफ्ट को पढ़ रहे हैं, डिप्लॉय करी जा सकती है मिसाइल, पर सुपर क्रूज का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मैनूवरेबिलिटी, वो जो स्किल्स ऐड करी जाती हैं। सुपरसोनिक फ्लाइट विदाउट आफ्टर बर्न्स, ठीक है, सुपरसोनिक फ्लाइट रहेगी, मतलब आपको मैक नंबर यहाँ से डेजिग्नेट हो रहा है बिटवीन 1 to 5। और ये जो मैक नंबर होते हैं ये वेरी कर जाते हैं, जैसे सुपरसोनिक बोला, अब स्पीड अगर स्लो डाउन हो जाएगी तो जो मैक नंबर है वो भी रिड्यूस कर जाएगा, पर जो आप पढ़ते हैं वो जो मैक नंबर यहाँ पे लिखा है जैसे 1.8, ये मैक्सिमम इतना खींच जाता है, वो मैक्सिमम उसकी रेंज बताई होती है मैक नंबर की भी। कौन सी जनरेशन आई, 4.5 जनरेशन। अब मैंने बोला 4.5 जनरेशन, तो वो रेडार्स में जो एडवांसमेंट ऐड करी गई है, ऑटोमेटिक जो वर्जन ऐड करे गए हैं, वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे जो राफेल है। अब देख लो एवियोनिक्स, RBE2 रेडार ए बैलेज इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है पर रेडार की ही बात कर रहे हैं, जैसे कि 4.5 जनरेशन में लिखा हुआ था। दूसरा AESA, दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे, अगेन किसकी बात करी हुई है, रेडार की। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आ गया तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी एक टर्म ऐड हो चुकी है, तो उसको लेके ये रेडार इसमें ऐड करे गए हुए हैं। देन स्पेक्ट्रा, सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काउंटरिंग थ्रेट्स फॉर राफेल एयरक्राफ्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो फ्यूसलेज होता है। अब मैंने एक टर्म यूज करी फ्यूसलेज, ये क्या चीज है, एयरक्राफ्ट का फ्यूसलेज क्या होता है, फ्यूसलेज नहीं, नहीं, ये बॉडी होती है एयरक्राफ्ट की, वो पूरी की पूरी बॉडी जो आप ड्रॉ कर रहे हो ना ऐसे इस तरह से है, विंग्स है, वो जो आउटर सारा का सारा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्यूसलेज। तो ये फ्यूसलेज के बारे में, मतलब उसी को तो प्रोटेक्शन चाहिए होगी, बाहर से ही क्रैक्स पड़ेंगे ना, बाहर से ही अटैक्स होंगे, तो दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड फ्यूसलेज। तो फ्यूल से इसका कोई लेना देना नहीं है। देन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए रेडी है, और उसके बाद हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। आगे भी अगर ये टर्म यूज होगी, इसका मतलब होता है कि जो पायलट बैठे होंगे आगे, उनको नीचे इंस्ट्रूमेंट पे देखना नहीं पड़ेगा डिटेलिंग्स के लिए, वो सामने लगे होंगे, ऊपर पॉपअप करते जाएंगे, आंखों के फ्रंट में रहेंगे। देन सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस और सर्वाइवेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, दैट इज राफेल जेट्स। ठीक है, 4.5 जनरेशन, मैक 1.8, ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, SS मतलब
स्पीड ऑफ साउंड, SS मतलब स्क्रीनशॉट, लिखते हो आप भी, SS स्क्रीनशॉट भेजना है ऐसे, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। OS मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड और SS मतलब स्पीड ऑफ साउंड। ओके, अच्छा ठीक है। ओके, इसके वेरिएंट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे राफेल सी, यहाँ पे सिंगल सीटर आपको कैटेगरी मिलेगी, एयरफोर्स वाले इस वर्जन को यूज करते हैं। राफेल बी ट्विन सीट, जो ट्विन सीटर होता है तो वो वाला वेरिएंट आ जाएगा। ट्रेनिंग और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बनाए, जैसे ट्रेनिंग जब ने एयरफोर्स के कैडेट्स को ट्रेन करा जाता है तो उस टाइम पे ये वाला वेरिएंट यूज करा जाता है। आफ्टर दैट राफेल एम, ये नेवल वेरिएंट है, राफेल एम ये नेवल वेरिएंट है जो इंडियन नेवी यूज करेगी। देन देयर इज वेपन्स, एक तो एयर टू एयर, वो भी इसमें अटैच होंगे, मिसाइल सिस्टम अटैच्ड हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स इसमें लगाई जाती हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ठीक ठाक किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकती हैं। शॉर्ट भी यूज करी जाती हैं, मीडियम भी होती हैं, लॉन्ग भी होती हैं। बाकी वो मिसाइल की कैटेगरीज आपने करी थी एक दिन, वेरी शॉर्ट भी हो सकती है, शॉर्ट भी होती है, देन उसके बाद मीडियम थी, फिर इंटरमीडिएट भी होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल भी होती है। ये ध्यान में रखना, एयर टू एयर की बात करी गई है, हवा से ही लॉन्च करा जाएगा, हवा में ही अपने टारगेट को हिट करेगा। एयर टू ग्राउंड भी होती है। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स लिखी हैं, स्कैल्प और दूसरा हैमर। हैमर से आप काफी अब रूबरू हो चुके हो, हाईली एजाइल एमिनिशन आ जाता है। और दूसरी तरफ स्कैल्प जो लिखा है इसको भी ध्यान में रख लेना, ये भी यूरोपियन कंपनीज ने बनाया था अलॉन्ग विद द डसॉल्ट फ्रांस, तो उसको भी देख लो। और साथ में एंटी शिप मतलब शिप्स वगैरह के अगेंस्ट भी यूज करा जा सकता है, राफेल से जो भी अटैक्स करे जाते हैं। स्कैल्प के बारे में देख लो, दैट इज स्टॉर्म शैडो एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मिसाइल। स्टॉर्म शैडो कुछ नहीं है, वो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये राफेल को रिप्रेजेंट करा हुआ है और इससे कुछ एमिनेशन बाहर को निकल के आ रहे हैं, तो इन्हीं को नाम दिया हुआ है स्टॉर्म शेडो। मतलब ये जो अटैक होगा, एक बड़ी सी मिसाइल इसमें से निकलेगी, स्टिंजर की फॉर्म में आप अज्यूम कर सकते हो, तो उसका नाम क्या दे दिया, स्टॉर्म शेडो। यहाँ पे कोई टारगेट होगा जिसे हिट करना है। अब देखो टारगेट के ऊपर लगा हुआ है रेडार, मतलब वहां से वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये स्कैल्प बनाए गए थे। स्टॉर्म शेडो एयर लॉन्च्ड मतलब हवा से इसे लॉन्च करा जाएगा, लॉन्ग रेंज का प्रिसीजन इसमें रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। तो ये स्कैल्प था, स्ट्रेटेजिक रोल रहता है और इवन लाइन ऑफ कंट्रोल को बिना वायलेट करे भी इसे यूज करा गया है। मैन्युफैक्चरर अगर देखोगे तो मिसाइल बिजनेस डेवलपमेंट एक यूरोपियन डिफेंस कंपनी है, उन्होंने इसे बनाया था। वॉरहेड इसमें जो लगे होते हैं उसे बोलते हैं ब्रोच, ये बंकर्स वगैरह को तोड़ सकता है, इजीली तोड़ सकता है, तो स्टॉर्म शेडो इसे बोला गया। कॉम्बैट यूज मल्टीपल कैटेगरीज में यूज करा जा सकता है, एनिमी की टेरिटरी के अगेंस्ट भी, और गाइडेंस सिस्टम के लिए जीपीएस भी लगा है, इनर्शियल सिस्टम आईएनएस भी लगा हुआ है, और साथ में ऑन मैप जिसे, हाँ जी ठीक है, और जो ऑन मैप रिफाइनमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट ऐड करा गया है, रेडार ऐड करा गया है, दैट इज टेरप्रॉम, टेरन रेफर वंस पोजीशनिंग रिफाइनमेंट ऑन मैप। तो मैप सिस्टम भी इसमें लगा है, मतलब वही वाले, अगेन क्योंकि जनरेशन अभी पीछे की पड़ रहे हैं तो रेडार सिस्टम पे ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी। स्कैल्प याद रखना, ये भी इसमें डिप्लॉय करा गया। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट जो यूज हुआ था वो है सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट्स। सुकोई नाम आ गया, कंट्री, ठीक है, कंट्री ध्यान में रख लेनी है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे हमने कोई एक एयरक्राफ्ट है वो किसी दूसरी कंट्री से परचेज करा, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, एचएएल को भी काम देना शुरू कर देते हैं कि आप भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो सुकोई 30 मार्क 1 है, मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसको ज्वाइंटली डेवलप करा है सुकोई डिजाइन ब्यूरो और साथ में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए गए, दैट इज सुकोई 30। हाँ मतलब जितने भी है, तो वैसे प्राइवेट थी पहले, बाद में PSU की कैटेगरी में भी देखा था। हाँ, उसके बाद आ गया सुकोई 30 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है हमारा, इसमें क्या क्या चीजें लगी हैं। थ्रस्ट वेक्टरिंग, देखो थ्रस्ट कभी भी बात करी जाती है लार्जर फोर्स, लार्ज फोर्स की बात करी जाती है। जैसे याद करो जब भी कोई स्पेस मिशन लॉन्च करा जाता है तो इतनी बड़ी मशीन को जिसका वजन टन्स में होता है उसे आपने ऊपर की तरफ को उठाना है, तो ठीक ठाक एनर्जी चाहिए होगी, उसे बोलते हैं थ्रस्ट। वो जो बहुत सारी फोर्स रिक्वायर्ड होती है जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी किसी हैवी ऑब्जेक्ट को कैरी करने की ट्राई करते हो। देन उसके बाद सुपर मैनूवरेबिलिटी इसमें ऐड हुई है, स्किल्स की बारे में बात होती है जब भी मैनूवर वर्ड आ जाता है। और दूसरा कंट्रोल एंड कॉनरेट्स, कॉनरेट्स का मतलब होता है कि जो विंग्स लगे होते हैं इसके, उसके ऊपर भी छोटे छोटे विंग्स लगाए होते हैं। अब ये क्यों लगाए हैं, एवियोनिक्स के पर्पज से, ताकि जो ड्रैग है लिफ्ट वगैरह के टाइम पे इजी रह सके, तो इसी फीचर को ऐड कर दिया जाता है। जो ये कैनरेट्स वगैरह लगे होते हैं, विंग्स के ही ऊपर छोटे छोटे और विंग्स लगे होते हैं। नाउ द जनरेशन इज इंपॉर्टेंट, 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और AL-31FP इसमें अटैच्ड है।
AL31FP का मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर टर्बोजेट इसमें अटैच्ड है। अब देखो 4th जनरेशन की बात कर रहा है और आगे लिखा है टर्बोजेट। स्क्रैमजेट आया सबसे एडवांस, उससे कम आप देखोगे रैमजेट। उसके पहले जो आए थे वो टर्बाइन वाले भी आते थे, एक तो टर्बोजेट वाली कैटेगरी की बात हुई है। और मैक नंबर अगर देखेंगे तो 2.1 टू 2.1 सॉरी 2.0 टू 2.1 इतना इसका मैक नंबर रहता है, इसके इस रेंज के विद इन ही रहता है, ठीक है। 1.5 1.5 1.8 मैंने बता दिया आपको, स्पीड रिड्यूस होएगी तो वो रिड्यूस कर जाएगा मैक नंबर, मैक्सिमम उतना चला जाता है जो 1.8 है। देन सुकोई 30 मार्क 1 फ्लीट देख लो क्या क्या चीजें इसमें डिप्लॉय करी गई हैं। तो एयर लॉन्च वर्जन, एक तो ब्रह्मोस मिसाइल के आपको मिल जाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल हर रिपब्लिक डे पे रिप्रेजेंट भी करी जाती है। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस याद रखना ये क्रूज मिसाइल है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस ये चलती है। और कौन सी कैटेगरी है, सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक? सुपरसोनिक कैटेगरी में, ओके। और इसका जो रेडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है वो याद रख लेना, उसको नाम दिया है तरंग। जैसे कल आपने एक रेडार पढ़ा था राजेंद्र रेडार, कौन से वेपन सिस्टम में? हाँ उर्वशी, आकाश, आकाश में ही था, ठीक है। तो आकाश में जो रेडार सिस्टम लगा है, जस्ट नाम दे दिया जाता है ट्रिब्यूट्स देने के लिए, तो वहां पे राजेंद्र रेडार था। यहाँ पे तरंग रेडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है। और ये जो रेडार सिस्टम है ये इंडिजिनसली डेवलप हुआ है, दैट इज TRDO। दोनों का कोलैबोरेशन था ना, फॉरेन एंड इंडिजिनाइज, तो दोनों ही फीचर्स आपको मिलेंगे। और मैक्सिमम जो इसकी अनरिफ्यूल्ड फ्लाइट रेंज है वो 3000 किलोमीटर तक की है। अगली लाइन में ध्यान से सुनना, ये बोला कि 3000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के ही आराम से एंड्योर हो सकता है, मतलब एंड्योरेंस है इसमें इतनी। उसके बाद लिखा है कि जो मैक्सिमम रेंज है इसकी वो 8000 किलोमीटर तक जा सकती है, पर 2 बार क्या करना पड़ेगा, मिड एयर रिफ्यूलिंग, बीच में ही इसको रिफ्यूल करना पड़ता है। और इसके अंदर एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स भी लगे होते हैं, उसमें फ्यूल रखा होता है, तो उसके थ्रू भी रिफ्यूल करा जा सकता है। दूसरा जो मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए एयरक्राफ्ट आते हैं तो उसके थ्रू भी रिफ्यूलिंग करी जा सकती है। मतलब मैक्सिमम ये 8000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है, पर बीच में कितनी रिफ्यूलिंग लगेंगी, 2। और पहली बारी में 3000 किलोमीटर तक ये जा सकता है, तो मिड एयर रिफ्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट। अगला आता है मिग 29 जेट्स। अब देखो ये मिग M और G दोनों, जैसे कंपनी का नाम पढ़ोगे ना जब, यहाँ पे लिखी होगी, नाम थोड़े से अजीब हैं, मतलब इंडिया के लिए अजीब लगते हैं। रशियन लिखा होगा, ये मिकोयन डिजाइन ब्यूरो। वैसे मिकोयन के आगे भी गुरविश है, जैसे गुरविश वगैरह ये आपको रशिया में ऐसे नाम मिल जाते हैं। तो M और G जो मेन लीड थे इस प्रोजेक्ट के, उनके नाम पे ही ये रखा हुआ है मिग 29। तो मिग M फॉर मिकोयन और G से गुरविश, वो जो दूसरे कैंडिडेट थे यहाँ पे। सबसे पहले तो ट्विन इंजन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट। ट्विन इंजन का अब आपको एडवांटेज पता है, एक इंजन अगर फेल हुआ तो दूसरा एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये वाला आ गया। और दूसरा मैक इसका 2.25 तक जाएगा, और ये 4th जनरेशन की कैटेगरी में आता है मिग 29। और किसने डेवलप करा है, तो मिकोयन डिजाइन ब्यूरो। और सुपीरियर फाइटर थे एक टाइम पे 1970s, उसके बाद तो बड़े सारे वेरिएंट आने शुरू हो गए, डिफरेंट कंट्रीज ने बनाना शुरू कर दिया। मिग 29 की अगर बात करें तो जैसे सुकोई, एक और है हमारे पास सुकोई 27, ये यूएस के कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट थे जैसे कि मैकडोनल्ड डोगलस, तो इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए बनाए गए थे। वैसे ही एक और F-16 F-15 ये भी कुछ एयरक्राफ्ट थे जो यूएस ने बनाए थे, तो इनके साथ फाइट ऑफ करने के लिए बनाए गए थे। एंड मिग 29 सोवियत यूनियन में 1982 से सर्विस में था। उसके बाद तो बड़े सारे वेरिएंट आ गए और आज के टाइम पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंडिया के पास भी है। तो यूक्रेन में इन्वेजन जब करी थी 2022 में, तब भी मिग 29 का ही यूज रशिया ने भी करा था। तो इसके कुछ मल्टी जो चीजें हैं, यूसेज हैं, वो यहाँ पे बताए हुए हैं। देन आता है जैगवार, इसकी फुल फॉर्म नहीं करनी है, सेपकैट, थोड़ा लैंग्वेज में चेंजेस आ जाएंगे। ब्रिटेन का है, इतनी लंबी आपने नहीं याद करनी, आपको बस एक चीज याद रखनी है, जैगवार को इंडिया में शमशेर भी बोला जाता है, स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। ये ज्वाइंट वेंचर है 2 कंपनीज के बीच में, एक ब्रिटिश और दूसरी फ्रेंच कंपनी। ब्रिटिश की है ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, और दूसरी तरफ फ्रांस की है फ्रेंच ब्रिगवेट कंपनी। और ये अभी डसॉल्ट का ही पार्ट है, डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की जो कंपनी आ गई, जो एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो दोनों ही आ जाएंगी। पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 1968 में। अब इसमें भी देख लो ट्विन इंजन लगे हुए हैं, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, ग्राउंड पे भी अटैक्स कर सकता है, और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज ये रखता है, ठीक है। मतलब डीप, जब भी ये आए ना डीप पेनिट्रेशन, मतलब हो सकता है जो नीचे टेरेन है वो काफी ज्यादा रग्ड है,
माउंटेनियस रीजन है, तो काफी ज्यादा प्रिसीजन के साथ अटैक्स करने में सक्सेसफुल है। हाई वैल्यू के ग्राउंड टारगेट्स भी ये टारगेट कर सकता है। और थर्ड जनरेशन का है मैक, इसका आ जाएगा 1.6। अभी आपको एकदम से मैक शायद याद ना रहे, पर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो मैक नंबर एंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड मैक 1.6। हाँ जी, हाँ जी अक्षय, AMCA भी हो गया है, यस यस बिल्कुल। उसके बाद 4500 kg ऑफ पेलोड ये कैरी कर सकता है, और कितनी स्पीड पे फ्लाई कर सकता है, तो 1699 किलोमीटर पर आवर। स्पीड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओगे तब भी चलेगा। मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है, 46,000 फीट तक। और जैगवार में मोनोप्लेन डिजाइन लगाया हुआ है, एल्यूमिनियम का एयर फ्रेम है, मतलब ये फ्यूसलेज की बात कर रहे हैं दोबारा से, फ्रंट साइड में आपको एल्यूमिनियम का एयर फ्रेम मिलेगा। जब ऊपर की तरफ प्रेशर वगैरह डाउन जाता है, थर्मल अटैक्स बहुत सारे होते हैं, आपने सुना भी होगा थोड़े टाइम पहले, सोलर फ्लेयर्स की वजह से एक एयरक्राफ्ट में क्रैक्स आने शुरू हो गए थे, मतलब सोलर फ्लेयर्स का नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोटेक्शन के लिए एल्यूमिनियम को ज्यादा यूज करा जाता है, रिलायबल है इसी रीजन की वजह से। बाकी इसमें भी मिड एयर रिफ्यूलिंग करी जा सकती है, वो लगभग आपको सारे ही एयरक्राफ्ट में फीचर मिलेगा। तो एयरक्राफ्ट के अंदर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी लगा हुआ है, जैसे कि बताया, अंदर एक एक्सटर्नल ड्रॉप बॉक्स लगा होता है, टैंक की तरह होता है, उसमें भी फ्यूल रखा जाता है। प्लस बाहर से अगर कोई मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए एयरक्राफ्ट आते हैं, तो उसकी भी हेल्प से रिफ्यूलिंग करी जा सकती है। और बाकी सारी लिफ्ट हो गए, स्पॉयलर्स इसमें ऐड करे गए हैं। स्पॉयलर्स का मतलब होता है जब लिफ्ट करी जाती है लैंडिंग और टेक ऑफ, तो उस टाइम पे हेल्प करता है, रिड्यूस करता है लिफ्ट को। यॉ और ड्रैग आपने पढ़े होंगे। ड्रैग क्या चीज थी, जैसे शिप के केस में आपने पढ़ा था, पानी की लहरें आती हैं तो शिप भी क्या करता है, उसी के साथ मूव करता है। सेम आपका हवा में जब बात करोगे तो वहां पे टर्म चेंज हो जाती है, दोबारा से वही बोलेंगे ड्रैग, पर एवियोनिक्स में एयरक्राफ्ट क्या करेगा, अप एंड डाउन मूवमेंट, तो वो वाली आ जाती है। इसके अलावा यॉ कंट्रोल, ये टेल पे होता है, जो एयरक्राफ्ट की पूंछ होती है, बैक वाला जो लास्ट वाला पोर्शन होता है। इसके बाद ऑल डिजिटल कॉकपिट है, डिजिटलाइजेशन एडिड है, मतलब मल्टीपल आपको टेक्नोलॉजी इसमें मिलेंगी। हेड अप डिस्प्ले है इसमें भी लगा हुआ है। हेड अप डिस्प्ले का मतलब वही, नीचे की तरफ इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, बिल्कुल सामने लगे होंगे, डिजिटलाइज है। मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है, नाइट विजन, GPS, सारी चीजें इसमें इंटीग्रेटेड है। और इंडिया का भी एक जैगवार फ्लीट है, क्या नाम दिया, शमशेर। और मतलब फिर इंडिया ने भी बोला कि हम भी खुद थोड़ी थोड़ी ट्राई करेंगे, तो कोलैबोरेशन तो रहा ही बाहर की कंपनीज के साथ, दैट इज ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो बाकी इन्होंने भी इन्वॉल्वमेंट करी। और वही बॉडी है दोबारा से, दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सुपर हरक्यूल, C-130J सुपर हरक्यूल। ये 4 इंजन वाला है। अगर साइड में देखोगे आपको 2 पंख दिख रहे होंगे, सेम दूसरी तरफ को भी हैं, 4 इंजन लगे हुए हैं दोनों तरफ, 2-2। और ये लॉकहीड मार्टिन, US की जो सिक्योरिटी एंड एरोस्पेस कंपनी है, उन्होंने बनाया है। LM US बेस्ड है। C-130J सुपर हरक्यूल US की एयरफोर्स की टेक्टिकल कार्गो और पर्सोनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ये यूज होता है, मतलब कैरिंग में, एमिनेशन हो गए, ट्रूप्स हो गए, उनको कैरी करने के लिए। बोला गया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करवाना है, तो उस टाइम पे यूज होता है। और इस टाइम पे 22 से भी ज्यादा नेशंस इस सेम एयरक्राफ्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब US ने ठीक ठाक एक्सपोर्ट करे हैं C-130J सुपर हरक्यूल्स के। कनाडा आ गया, इंडिया आ गया, तो मल्टीपल एरियाज है जहां पे यूज हो रहा है। उसके बाद एयरक्राफ्ट के अंदर वही चीज कि क्रू की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती, पायलट, को पायलट एंड ऑल, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के पर्पज से यूज होता है। स्पीड वगैरह देखोगे 644 किलोमीटर पर आवर, एंड्योरेंस 20+ आवर्स की रहती है, हवा में रह सकता है इतने टाइम तक, तो काफी ज्यादा एंड्योरेंस है। पेलोड कैपेसिटी 19 टन तक का ये सामान कैरी कर सकता है, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। फिर नेक्स्ट इज C-295, ये कौन सी कंट्री से लिया था, स्पेन। ये वाला ध्यान में रखना, C-295 स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। हाईली वर्सेटाइल है, टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इसे बनाया गया है ताकि ट्रूप, कार्गो, मैरीटाइम पेट्रोलिंग, एयरबॉर्न वार्निंग, सर्वेलियंस, रिकॉनेशन, सिग्नल इंटेलिजेंस, मल्टीपल पर्पज हैं इसके। एयर सपोर्ट सिस्टम की तरह भी ये एक्ट करते हैं। मल्टी यूटिलिटी एयरक्राफ्ट आपको मिलेगा, दैट इज C-295। C-295 300 एयरक्राफ्ट इस टाइम पे आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट में है, तो बथेरे हैं ये भी अपने पास। C-295 आज के टाइम पे ना सिर्फ गवर्नमेंट, इवन NGOs जब कोई नीड पड़ती है तो उस टाइम पे भी ये यूज करा जाता है। जब कोई ऑपरेशन इंडिया कंडक्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिप्लॉयमेंट के लिए भी यूज करा जाता है, तो आज के टाइम पे काफी ज्यादा यूज हो रहा है C-295। अब देखो इसकी जो क्रूज स्पीड जाएगी वो 260 नॉट्स तक की है। 260 नॉट्स लिखा है, 1 नॉट इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, अराउंड 1.8 के आसपास बोल देते हो आप। 1.8 तो लगा लो हिसाब, कितनी चलेगी इसकी स्पीड,
इनटू कर लेना, मतलब किलोमीटर्स में निकाल लेना। आप इसकी स्पीड अगर देखोगे वो सबसोनिक वाली कैटेगरी में आ जाती है, तो इनकी जनरेशन नहीं आपने ध्यान में रखनी है कि कौन सी जनरेशन का है। उसके अलावा C295 बस वही है, 30,000 फीट तक की हाइट पे जा सकता है, क्योंकि हैवी लोड कैरी करता है, तो 30,000 फीट। बाकी आपका लास्ट जो कि नेवी के लिए यूज होता है, दैट इज पोसाइडन 8I। ये भी लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, और इसे बनाया है बोइंग ने। तो कंट्री आपको पता है अब, दैट इज यूएस की एरोस्पेस कंपनी। और ये स्पेशली हमने इंडियन नेवी के लिए रखा हुआ है, वो पेट्रोलिंग के पर्पज से यूज होते हैं, कोई अटैक्स हो जाते हैं तो उसमें जो यूसेज रहेगा पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट का रहेगा। और नेक्स्ट इज, इसमें क्या चीज याद रखोगे, दैट्स ऑल, यूएस याद रख लेना। बाकी इसमें भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए सारे फीचर्स ऐड करे हुए हैं। सबमरीन अटैक्स हो सकते हैं, एरियल अटैक्स भी हो सकते हैं, तो उन पर्पज से इसको यूज करा जाता है। सर्वेलियांस, पेट्रोलिंग, रिकॉनेशन, वो सारे काम आते हैं इसके। मैक्सिमम स्पीड 789 किलोमीटर पर आवर तक की जा सकती है, और ऑल्टीट्यूड 12,496, ये मीटर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, फीट में होता है तो ज्यादा आपको वैल्यू मिलती है, मीटर्स में लिखा हुआ है। और मैक्सिमम रेंज इसकी 2,222 किलोमीटर तक की जा सकती है।